देखिएगा, आज हम लोग जो है कक्षा 9 में अगला लेसन पढ़ेंगे। इस लेसन का नाम है बल तथा गति के नियम। इसके पहले हम लोग जो है गति के समीकरण के बारे में भी पढ़े थे। उस लेसन का आपका नाम था गति। गति के बारे में हम लोग पढ़े, उसमें गति के समीकरण भी पढ़े, त्वरण भी पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे बल तथा गति के नियम। जैसे पहले लिखा है बल। बल किसे कहते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे बल क्या होता है। बल जो है एक बाह्य कारक है। बल क्या है? एक बाह्य कारक है। इसको किसी वस्तु के ऊपर या किसी पिंड के ऊपर यदि लगा दिया जाए तो उसकी अवस्था क्या होती है? बदल जाती है, या उसका आकृति या आकार बदल जाता है। यानी बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था को परिवर्तित करने का प्रयत्न करता है, बल कहलाता है। यानी वह कारक जो किसी पिंड की, किसी वस्तु की अवस्था क्या कर देता है? बदल देता है या परिवर्तित करने का प्रयास करता है, उसको हम क्या कहते हैं? बल कहते हैं। अब ध्यान देने की बात यह है कि बल बराबर होता क्या है भाई? तो बल बराबर होता है द्रव्यमान। द्रव्यमान और गुणे क्या होता है? त्वरण। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल को हम अंग्रेजी में फोर्स कहते हैं। तो फोर्स में पहला अक्षर एफ है, यानी बल को हम एफ से प्रदर्शित करेंगे। द्रव्यमान को एम से और त्वरण को जो ए से, तो ये एफ बराबर क्या हो जाएगा? एम ए हो जाएगा। ये तो हमारा बल आया, यानी बल के बारे में हमने ये जान लिया। अब बल का मात्रक क्या हो सकता है? तो बल का एसआई मात्रक जो होता है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। या अन्य मात्रक, और भी मात्रक इसके हैं, और इसके मात्रक क्या होंगे? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी कि बल का मात्रक और क्या हो सकता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और एसआई मात्रक की अगर बात करें तो न्यूटन होता है। जिसको हम एम के एस पद्धति में कह सकते हैं। एम के एस, एम का मतलब होता है मीटर। एम का मतलब क्या होता है? मीटर। ये मीटर है, ये किलोग्राम है, और ये क्या है? सेकेंड। अगर हम देखें तो ये लंबाई का मात्रक, ये द्रव्यमान का मात्रक और समय का मात्रक है। तो इसको हम एमकेएस पद्धति कहते हैं। और एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक पद्धति और होती है सीजीएस पद्धति। सीजीएस पद्धति में अगर हम देखें मात्रक, तो ये ग्राम, ये सेंटीमीटर और प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसको हम कह सकते क्या है? इसको हम डाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? डाइन। यानी कि अगर ये जो आपका सीजीएस पद्धति में, सीजीएस पद्धति में ही, यानी इसको हम डाइन भी कह सकते हैं और इनको हम जो है न्यूटन कह सकते हैं। यानी एमकेएस पद्धति में जो मात्रक है इसको भी हम लिख सकते हैं, न्यूटन को भी लिख सकते हैं। सीजीएस पद्धति में जो मात्रक है उसको ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी लिख सकते हैं और डाइन भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। 1 न्यूटन बराबर होगा क्या? 1 केजी, यानी 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ध्यान से देखें, अगर इसको हम जो है ग्राम में बदल दें तो 1 गुणे 1000 ग्राम हो जाएगा। मीटर को सेंटीमीटर में तो ये 100 सेंटीमीटर हो गया, और ये सेकेंड स्क्वायर। तो अब ये हो जाएगा 10 के पावर क्या? 5, क्योंकि इसमें 1 0 2 0 3 4 और ये 5, यानी कि 10 टू पावर क्या हो जाएगा? 5।
और ये क्या हो गया, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डाइन, यानी 10 टू पावर 5 क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा। ठीक है, तो 1 न्यूटन बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, 10 टू पावर 5 डाइन होता है। अब अगर हम बात करते हैं और बल का क्या प्रभाव पड़ता है, तो बल लगाने से किसी वस्तु के आकार या आयतन में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे आप एक जो है छड़ लें पतली सी और वह सीधी है, बल लगाएंगे तो उसकी जो सीधी थी अब वह टेढ़ी हो जाएगी, या जो टेढ़ी है उस पर बल लगाया जाए तो उसको सीधा किया जा सकता है। अर्थात बल लगाने से, बल लगाने के परिणाम स्वरूप वस्तु की आकृति परिवर्तित हो जाती है। दूसरी बात यह है कि किसी वस्तु यानी कोई वस्तु स्थिर है, अगर बल लगा दिया जाए तो वो गतिमान हो सकती है। अगर वह गति कर रही है तो बल लगा करके उसको विराम अवस्था में लाया जा सकता है। बल के द्वारा हम किसी वस्तु की गति की दिशा को हम परिवर्तित कर सकते हैं। यदि कोई वस्तु गतिमान है एक दिशा में, तो उस पर अगर बल लगा दिया जाए तो उसकी गति की दिशा को क्या किया जा सकता है, बदला जा सकता है। अब ध्यान से देखेंगे बल के प्रकार के बारे में। बल का प्रकार क्या होता है? वैसे तो बल बहुत प्रकार के हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार जो दिया है वह उसमें दिया है 2 प्रकार के होते हैं। बल 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है संतुलित बल। क्या होता है? संतुलित बल। संतुलित बल किसे कहते हैं भाई? ये ध्यान से देखेंगे, ये आपका एक पिंड है और ये इस पर बल लगा है, इसका नाम F1 है। ये इस पर बल लगा है, इसका नाम F2 है। ये बल लग गया, इसका नाम F3 है। और ये आपका बल लगा है, इसका नाम F4 है। तो इस पर लगाए गए सभी बलों का यदि परिणामी शून्य आ जाता है, यानी किसी पिंड पर लगाए गए सभी बलों का परिणामी क्या हो? शून्य हो, तो उस बल को हम क्या कहेंगे? संतुलित बल कहते हैं। ध्यान से देखेंगे संतुलित बल क्या होता है। एक पिंड है और इस पिंड पर लगाए गए जितने भी बल हैं, हमने तो 4 लिखे हैं, F1, F2, F3, F4, लेकिन इस पर और भी बल हो तो उन सभी बलों का योगफल क्या हो जाए? शून्य हो जाए। यदि शून्य हो जाता है तो हम उनको क्या कहेंगे? संतुलित बल कहेंगे। ठीक, अब ध्यान से देखेंगे संतुलित बल के प्रभाव में वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परंतु उसकी आकृति बदल जाती है। जो संतुलित बल है उसके द्वारा जो है वस्तु की जो स्थिति होती है वही रहेगी, यानी विराम अवस्था में ही रहेगी, लेकिन उसका आकार बदला जा सकता है। जैसे आप ये देखें, इधर से लगाया गया बल और ये बल, ये दोनों नहीं है। ये F1 और F3 लगे हैं 2 बल, और ये अगर आपका कोई जो है लचीला पदार्थ है या पिंड है तो ये दोनों बल एक दूसरे की विपरीत दिशा में लग रहे हैं। तो ये अगर समान हैं तो इसकी अवस्थाएं, यानी ये विपरीत दिशा है। तो अब ध्यान से देखेंगे, F1 बराबर यदि F2 है, F3 है, सॉरी, तो दिशाएं अगर बदली है तो F1 बराबर माइनस क्या लिखेंगे? F3 लिखेंगे, क्योंकि दिशा परिवर्तन हो गई है। ये परिमाण में यदि बराबर हैं तो ये दिशाएं बदल गई तो ये माइनस हो जाएगा। अगर इनको जोड़ा जाए तो F1 प्लस आपका F3 बराबर क्या हो जाएगा? 0। जब F1 प्लस F3 का मान 0 हो जाएगा तो ये अपने स्थान से हटेगा नहीं, लेकिन ये अपनी आकृति को बदल सकता। ये रहा संतुलित बल। एक होता है असंतुलित बल भाई। यदि किसी वस्तु अथवा निकाय पर लगे हुए संपूर्ण बल, जैसे हमने अभी बताया था कि F1, F2, F3, F4 जितने भी बल लगे हुए हैं, अगर कोई पिंड है और इस पिंड पर जो है ये सभी बल लगे हैं और ये आपका F2 है, ये जो आपके F1, F2, F3 और F4
ये सभी बल आपको इस पिंड पर लगाने हैं और इन सभी बलों का परिणामी शून्य न होकर के कोई दूसरा अंक आ जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे? असंतुलित बल कहते हैं। और असंतुलित बल के द्वारा क्या होता है? इसकी आकृति नहीं बदलती है, इसकी अवस्थाएं परिवर्तित हो जाती हैं, अर्थात यह पिंड जो है विस्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार के बलों को हम क्या कहेंगे? असंतुलित बल कहते हैं। यानी कि वे बल जो किसी पिंड पर लगाने के परिणाम स्वरूप उनका योगफल शून्य न होकर के कोई दूसरा अंक आता है तो उसको हम क्या कह सकते हैं? असंतुलित बल कहते हैं। अब पढ़ते हैं गैलीलियो का जड़त्व का नियम। एक वैज्ञानिक था गैलीलियो, उन्होंने जड़त्व का नियम दिया है और उन्होंने बताया भी है कि जड़त्व का नियम क्या है। जड़त्व के नियम को हम यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। ये ध्यान से देखें, एक जो है ये आपका जो है इस तरह से एक जो है बर्तन है, यहाँ पर हम एक पिंड को रख देते या गेंद रख दे गोल सी, इसको हम छोड़ देते यहाँ से, तो ये यहाँ से छोड़ते हैं तो ये ऊंचाई कुछ ऊंचाई इतनी या सेम ऊंचाई तक ही जाएगी, सेम ऊंचाई तक जाएगी। लेकिन ध्यान रहे उस अवस्था में जाएगी कि इस वस्तु यानी इस बर्तन और इस गेंद के सतह के बीच कोई घर्षण बल नहीं होना चाहिए, क्योंकि घर्षण बल एक ऐसा बल है जो दो वस्तुओं की सतहों के बीच कार्य करता है। अगर ये गेंद नीचे जाएगी तो घर्षण बल ऊपर की ओर लगेगा, अर्थात इसकी गति को क्या करेगा? रोकने, यानी इसकी जो वेग इसका जो होगा उसको कम करने का प्रयत्न करेगा। तो जब प्रयत्न करेगा तो क्या होगा कि कुछ समय के बाद गेंद उतनी ऊंचाई तक न जाकर के कुछ ही ऊंचाई पर जाएगी और अंत दांव में होगा क्या कि गेंद इसी स्थान पर आकर के रुकेगी, अर्थात इसमें कहीं भी रुक सकती है। लेकिन जड़त्व का नियम गैलीलियो ने जब बताया, उन्होंने बताया कि जब यहाँ से पिंड को हम छोड़ें और उस समय यदि इस बर्तन और गेंद की सतहों के बीच कोई घर्षण बल न हो तो ये जो है जिस ऊंचाई से आप छोड़ेंगे उतनी ऊंचाई तक जाएगा और यह लगातार कार्य होता रहेगा। फिर ये जाएगा तो फिर ये क्रम से आएगा, क्योंकि इस पर कोई जो है घर्षण बल कार्य नहीं कर रहा है। अर्थात वह क्या है कि जब कोई पिंड है और वह जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है, अर्थात उसका जो है उसके ऊपर लगाए गए बल का वह क्या करता है? विरोध करता है। अर्थात हम कह सकते हैं किसी वस्तु का वह गुण जो उसकी विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। क्या कहलाएगा? जड़त्व कहलाता है। अब ध्यान से देखेंगे, जड़त्व जो होता है द्रव्यमान के अनुप्रमानुपाती होता है। किसी वस्तु का जो जड़त्व है वह जो है उसके द्रव्यमान के क्या होता है? अनुप्रमानुपाती होता है, अर्थात वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसमें जड़त्व का गुण जो है उतना ही अधिक होगा। अब दूसरी बात हम ये कर रहे हैं कि जड़त्व के प्रकार के बारे में बात करते हैं। जड़त्व दो प्रकार का होता है, एक गति का जड़त्व होता है और एक विराम का जड़त्व होता है। गति का जड़त्व क्या भाई? यदि कोई पिंड जो है या वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह सदैव स्थिर अवस्था में ही रहेगी। यदि वह तब तक रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। कह रहा है कि जब कोई वस्तु, विराम का जड़त्व है, ध्यान से देखिएगा, विराम के जड़त्व में होता क्या है कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। इसमें जैसे उदाहरण की बात करें तो आप जो है अपने घर में किसी मेज के ऊपर किसी वस्तु को आप रखें और 4 दिनों के बाद आप उसी कमरे में जो है जाएं और देखें वह वस्तु अपने स्थान से विस्थापित नहीं हुई है, अर्थात आपने उस पर बल लगाया नहीं, अर्थात वह विराम की अवस्था में ही पड़ी रही। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहती है तो उस पर जड़त्व का नियम लागू हुआ। लेकिन यहाँ पर विराम की बात है तो उसको हम विराम का जड़त्व कहेंगे।
दूसरी बात अगर हम करते हैं गति का जड़त्व, यदि कोई वस्तु गति या नियत वेग से चल रही है या नियत चाल से चल रही है तो उस पर जब तक आप बाह्य बल नहीं लगाएंगे तब तक वह उसी चाल से क्या करती रहेगी, चलती रहेगी। जैसे हमने यहाँ पर बताया कि इनके सतहों के बीच घर्षण बल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कोई भी पिंड जब गति करता है ना तो उसकी सतहों के बीच घर्षण बल लगता है। अगर घर्षण बल न लगे तो निरंतर चलता रहेगा, अर्थात निरंतर चलता रहेगा, तो हम कहेंगे कि यह क्या है, गति का जड़त्व है। अब देखिए दैनिक जीवन में जड़त्व का क्या उदाहरण है। दैनिक जीवन में कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जिनमें जड़त्व लागू होता है। जैसे बस अथवा कार की विराम से गति। जैसे आप जो है बस में यात्रा करते हैं और उस समय आप बस में बैठे हुए हैं, अचानक आप जान नहीं पाते हैं कि कार चलने ही वाली है, बस चलने ही वाली है। तो जैसे गाड़ी आगे की ओर जाती है तो आप पीछे की ओर क्या होते हैं, लुढ़क जाते हैं, क्योंकि आप तो विराम अवस्था में थे और वह कार किस अवस्था में हो गई, गति की अवस्था में हो गई। तो कार गति की अवस्था में और विराम अवस्था में आप हैं तो अर्थात सामंजस्य नहीं बन पाता है, एक गति की अवस्था में और एक विराम की अवस्था में है। इसलिए आप जो है विराम की अवस्था में ही जाना चाहते हैं, उस समय आप पीछे की ओर क्या होते हैं, लुढ़क जाते हैं। या आप कार से यात्रा कर रहे हैं, आपकी कार जो बहुत तीव्र वेग से या जो आपका बस है वह बहुत तीव्र वेग से जा रहा है, अचानक ब्रेक लगा देने से आदमी जो है आगे की ओर क्या होता है, लुढ़क जाता है, यानी झुक जाता है। कारण क्या है कि हम जो है उस बस के साथ जो है गति की अवस्था में थे और बस तो विराम अवस्था में आ गए ब्रेक लगाने से, लेकिन आप विराम अवस्था में नहीं आएंगे क्योंकि आप ये नहीं जान पाए कि बस या कार विराम अवस्था में ही होने वाली है। तो आपके ऊपर क्या लगेगा, एक जो है जड़त्व का नियम लगेगा, जिसके परिणाम स्वरूप आप आगे की ओर क्या होंगे, झुक जाएंगे, क्योंकि आप गति की अवस्था में और बस जो है आपकी विराम अवस्था में आ गई, तो वहां पर आप आगे की ओर क्या होंगे, झुक जाते हैं। अब थोड़ा सा देखेंगे, पेड़ की शाखा है, उस पर फल लगे हुए हैं। आप जो है पेड़ की शाखा को आराम से धीरे धीरे हिलाएंगे ना तो एक भी फल टूटकर गिरेगा नहीं। लेकिन अचानक आप जो है क्या करें, हिलाना शुरू करें तो पेड़ पर जो लगे हुए फल हैं वे जो विराम अवस्था में थे और आप जैसे जाएंगे उसको झटके के साथ हिला देंगे तो वे गति की अवस्था में, विराम से तुरंत गति की अवस्था में आना चाहता है और उस समय वह क्या होगा, अपने जो है शाखा से टूटकर अलग हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं जिसको जड़त्व के अंतर्गत लाया जा सकता है। और जड़त्व में कहीं विराम का जड़त्व से गति यानी विराम से गति की अवस्था में आ रहे हैं तो कहीं गति की अवस्था से विराम की अवस्था में आ रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप उनकी अवस्थाएं क्या होती हैं, परिवर्तित होने के परिणाम स्वरूप जड़त्व का नियम लागू हो जाता है।